नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेट सीटे स्टडी में। साथियों, यहाँ पे हम एमपी टेट वर्ग 3 के सीडीपी के पीवाईक्यू करेंगे। हम मॉक पेपर 1 और मॉक पेपर 2 करा चुके हैं और ये हमारा तीसरा है मॉक पेपर तीसरा। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण आर है, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें अभिकथन और कारक दोनों गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। ऑप्शन है, मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशानुगत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर भी होगा, ये वंशानुगत होते हैं। आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये वंशानुगत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो इसमें विद्यालय, जनसंचार, धर्म, परिवार। दोस्तों, परिवार जो है बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं। जो भी सीखते हैं माता पिता, दादा दादी, यानी जो भी उनके परिवार में रहते हैं। और विद्यालय जो है बच्चों के सामाजिकरण की जो है द्वितीयक संस्था है, पहली नहीं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो साथियों, मीना जो है पियाजे की दूसरी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसबेल, रॉबर्ट एम गैने या लेव वाइगोत्स्की। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था। इसका राइट आंसर होगा ए, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आठवां क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। इसका राइट आंसर भी होगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। इसका राइट आंसर सी होगा, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन।
अगला क्वेश्चन है बुद्धि कौशल डॉट 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 बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर प्रयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, स्थानिक या तार्किक, गणितीय। तो जो भी इंसान दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है, समझता है, उसके अंदर जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण। इसका राइट आंसर होगा डी, प्रत्यास्मरण। जेंडर पक्षपात लिंग या जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। इसका राइट आंसर ये होगा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं या सीखने के वातावरण डॉट डॉट। रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, फिर व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है। इसका राइट आंसर ये होगा जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण नहीं निर्धारित किया जा सकता। कथन ये कहता है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो राइट है, सही बात है। कारण आर है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण नहीं निर्धारित किया जा सकता। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने लायक है या नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी,
बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य या आत्म पराजित लक्ष्य। यहाँ पे राइट आंसर ये होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र या मानकीकृत परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा विविधता को महत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, 328 को 984 से गुणा करो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ऑप्शन डी सही होगा, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। अगला क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। इसका राइट आंसर ये होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादित हैं। उन्हें केवल तभी समादित समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। सिर्फ तभी समादित समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। उन्हें सिर्फ तभी समादित समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठें और सिर्फ तभी बोलें जब पूछा जाए। इसका राइट आंसर ये होगा, वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो साथियों ये चारों जो हैं जानना जरूरी है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हम 30 यानी कि 6 क्वेश्चन और करेंगे, 30 पूरा करना है। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि वे उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना। का राइट आंसर भी होगा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना, बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना और विद्यार्थी को दूसरों के समक्ष तिरस्कृत करना। इसका ऑप्शन सी सही होगा, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? रट कर याद करना, निष्क्रिय श्रवण, संयोजन के माध्यम से समझना, ड्रिल और बार बार अभ्यास। राइट आंसर सी होगा, संयोजन के माध्यम से समझना। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में मददगार होगा? दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए?
एक पारिस्थितिक तंत्र के विविध घटक क्या हैं? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर ये सही होगा। दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए? 28 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, त्रुटियां करने पर दंड देकर, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर, बिना किसी नकारात्मक के डर बिना। शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि पर विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर। इसका राइट आंसर होगा सी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटि से सीखकर, बिना किसी नकारात्मक क्रिया के डर के बिना। 29 नंबर का है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारणा, पुनस्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, तर्क करना। अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट वाला। एबिंगहॉस ने विस्मरण को कैसी मानसिक प्रक्रिया स्वीकार किया है? सक्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय। दोस्तों, आज हमने 30 के 30 क्वेश्चन किए हैं CDP के। अगले टेस्ट सीरीज में भी हम मॉक नंबर 4 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।